जो हम लोग की जो पहली बुक थी ना, वो सारा का सारा जो वहां पे स्टडी था ना, वो कंसंट्रेटेड था एक ही टॉपिक पे, मतलब जो बॉडीज पे फोकस था, वो बॉडीज कैसी थी? रिजिड बॉडीज थी। कैसी थी? रिजिड बॉडीज थी। ठीक ना? वहां पे हम लोग बॉडी के ऊपर फोर्स का इफेक्ट तो देखते थे, ठीक ना, लेकिन बॉडी के मोशन पे हम लोग ज्यादा चर्चा करते थे। क्या करते थे? मतलब मैंने फोर्स लगाया, अब बॉडी के मोशन की चर्चा करते थे कि बॉडी किसमें आ जा रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था, कुछ वेलोसिटी घटिया बढ़ रही थी, ठीक ना। बॉडीज के अंदर टेंशन की चर्चा करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस की चर्चा करते हैं, इन सारी बातों की चर्चा होती थी वहां पे। हम लोग बॉडी के अंदर आने वाले प्रभावों की चर्चा नहीं करते थे, ठीक ना, मतलब बॉडी पे एग्जैक्टली क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मान लो फोर्स लगाए, बॉडी किसमें आ गई? मोशन में आ गई, एक्सेलरेट कर रही है, ठीक ना। फ्रिक्शनल फोर्सेस ज्यादा है तो हम लोग उसको ओवरकम करने के लिए लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा अमाउंट का एक एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी मोशन में आ जाती थी। यहां पे क्या है, सेकंड बुक ना, एक बॉडी, मतलब ये स्पेशली ये वाला चैप्टर रिजिड बॉडीज की ना चर्चा करके किन बॉडीज की चर्चा करेगा? इलास्टिक बॉडीज की। किसकी चर्चा करेगा? इलास्टिक बॉडीज की, ठीक ना। तो पहले तो बॉडीज का क्लासिफिकेशन देख लीजिए, मतलब ऐसा दिखाई पड़ा था ना, बॉडीज भी दो टाइप्स में बटी हुई हैं। दो टाइप्स में ना बोल करके आप बोलिए तीन टाइप्स में बटी हुई है। कितने रूप में बटे हुए हैं? तीन टाइप में बटे हुए हैं, ठीक ना। ऊपर ऊपर अगर मैं बड़े लेवल पे देखूं तो एक रिजिड बॉडीज, इलास्टिक बॉडीज और प्लास्टिक बॉडीज के रूप में, ठीक ना। यहां वाले पे अब पहले समझना, रिजिड बॉडी पता है किसी को क्या होता है? रिजिड बॉडी जो क्या करता हो? जो कठोर हो। अच्छा, वर्ड रिजिड से निकाल करके हम लोग बता रहे हैं कि जो बहुत कठोर हो, ऐसा ठीक है, लगता है ऐसा, लेकिन फिजिक्स में इसको हम लोग अपने अलग तरीके से डिफाइन करें, ठीक ना। रिजिड बॉडीज क्या होती हैं? ऐसी बॉडीज, ध्यान से शब्दों पर जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसी बॉडीज जिनके किसी भी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की दूरी, जिनके किसी भी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की दूरी फोर्स लगाने के दौरान, प्रेशर लगाने के दौरान यानी अंडर प्रेशर, और मोशन के दौरान कभी भी न बदले, कभी भी न बदले। मतलब बॉडी का शेप, साइज, वॉल्यूम चेंज न हो अगर फोर्स लगाने के दौरान, प्रेशर लगाने के दौरान, अंडर प्रेशर बोल लो, या फिर मोशन के दौरान अगर उसका शेप, साइज, वॉल्यूम नहीं बदलता है, ऐसी बॉडीज को हम लोग क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे। जैसे मान लो ये हमारा जो पैनल है, ठीक ना, इस पे मान लो मैंने दो पॉइंट यहां मार्क करे, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ठीक ना। और यहां की मैंने दूरी नाप ली, मान लो आया कुछ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तो नहीं, मान लो 14 सेंटीमीटर। कितना आया? 14 सेंटीमीटर। अब पहले रिजिड की डेफिनेशन समझिए। रिजिड को हमने कैसे डिफाइन करा? ऐसी बॉडीज जिनके किसी भी दो पार्टिकल्स की चर्चा कर रहा हूं मैं, मतलब अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो क्या बस सामने सामने यही दो पार्टिकल्स होंगे? नहीं, इसके पीछे भी होंगे, ऊपर भी होंगे, आगे भी होंगे, चारों तरफ इसके पार्टिकल्स होंगे ना। तो मैं हर एक पार्टिकल्स की चर्चा कर रहा हूं, उसमें से दो पार्टिकल भी उठा रहा हूं समझाने के लिए। किसी भी दो पार्टिकल के बीच की दूरी मोशन के दौरान, फोर्स लगने के दौरान, अंडर प्रेशर अगर नहीं बदलता है, तो ऐसी बॉडीज को क्या बोलूंगा मैं? रिजिड बॉडी बोलूंगा। जैसे मान लिया अगर मैंने इस पैनल को उठाया और लेकर के दौड़ गए तो इसके बीच का ये वाली दूरी बदल जाएगी क्या? नहीं। क्या 14 सेंटीमीटर था? 14 सेंटीमीटर ही है। अच्छा, क्या मैं इस बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगा भी रहा हूं? क्या यहां पे भी लगा रहा हूं? क्या मैं फोर्स लगा रहा हूं चारों तरफ? पूरा हाथ से भी ऐसे कर दूं, क्या फोर्स लग रहा है? ठीक ना। अच्छा, क्या लेकर के जब दौड़ रहे थे तो भी तो फोर्स लगा था? अरे उठा करके भाग रहे थे तो एमजी इसको नीचे खींच रहा था, उस एमजी को बैलेंस करने के लिए तुम फोर्सेस ऊपर की तरफ लगा रहे थे, तो फोर्स भी लग रहा था, मोशन में भी था। क्या प्रेशर के अंडर में भी है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही नहीं, अगर प्रेशर नहीं समझ में आ रहा है तब तक कैसे समझिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर में भी है। तो इन तीनों कंडीशंस में ये एक जगह से दूसरी जगह में लेकर के भी गया, सारी चीजें करी। क्या ये ए बी के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर से 13 हुआ क्या? तो मैं इसको क्या बोलूंगा? रिजिड। लेकिन सच्ची बताइए, रिजिड है? डेफिनेशन से तो सही चल रहा है कि हाँ भैया रिजिड दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली रिजिड है? नहीं, एक्चुअली रिजिड नहीं है। परफेक्टली रिजिड बॉडीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक ना। डायमंड की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। डायमंड हम लोग का परफेक्टली रिजिड का बिहेवियर शो करता है। प्योर रिजिड बॉडीज एग्जिस्ट नहीं करती। इमेजिन करो अगर मैं यहीं पे गणासी लूं और बीच में चलाऊं खूब दम लगा करके, ठीक ना, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं इस पूरे पैनल को दो हिस्सों में तोड़ दूं? अरे बोलो, और एक हिस्से को उठा करके इधर फेंक दूं, एक हिस्से को उठा करके उधर फेंक दूं, तब क्या इन दोनों के बीच की दूरियां बदल जाएंगी? एकदम बदल जाएंगी भाई, ठीक ना। हाँ, तो ये रिजिड है, लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्सेस और सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर के लिए क्या है? ये रिजिड है, ठीक ना। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। तो रिजिड का फंडा क्लियर है? अरे बोलो। तो पहली बुक जो थी ना तुम लोग का, जो वॉल्यूम 1 था, वॉल्यूम 1 में हमारी जितनी भी बॉडीज थी वो कैसी बॉडीज थी? रिजिड बॉडीज थी। प्रेशर लगाने पे बॉडी के शेप, साइज, वॉल्यूम पे चेंजेस
नहीं आ रहे थे, ठीक ना। बॉडी के मोशन की चर्चा हुई थी, किसकी चर्चा हुई थी, बॉडी के मोशन की चर्चा हुई थी। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अगर मैं अपनी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं तो उसके शेप साइज वॉल्यूम में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। जैसे कि तुम लोग का बेस्ट एग्जांपल फ्लूइड्स भी ले सकते हो, वैसे फ्लूइड्स अभी ना कंसिडर करो, स्प्रिंग ले लो, किसको ले लो, स्प्रिंग ले लो। क्या स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाऊं तो उसका शेप साइज बदलेगा, क्या बदलेगा कि नहीं बदलेगा, अरे क्यों नहीं बदलेगा, फोर्स लगाएगा स्प्रिंग के ऊपर तो उसका साइज बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अगर मैं उसको पकड़ करके खींच रहा हूं, जैसे मान ले कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए, ठीक ना, तो क्या mg के कारण ये mg इधर लगता है नीचे, तो क्या इसका जब तक मास आपने नहीं हैंग करा है तब तक इसका साइज, और जब आपने मास हैंग कर दिया तब इसका साइज, दोनों का साइज सेम रहेगा, नहीं, क्या अंतर आएगा, अरे बोलो। तो हम लोग यहाँ पे ऐसी ही बॉडीज की चर्चा करेंगे जो फोर्स लगाने पे जिनके शेप साइज में क्या आता हो, चेंज आता हो, क्या हो जाता हो, चेंज आता हो। मतलब देखो रिजिड का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता था, इलास्टिक बॉडीज अगर होंगी तो उनका कॉन्फ़िगरेशन फोर्स लगाने पे क्या होगा, बदलेगा। फोर्स लगाने पे प्रेशर भी बोल सकता है तुम, वैसे हम लोग यहाँ प्रेशर की चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ प्रेशर का एक काउंटर पार्ट बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो उसकी जैसा ही एक चीज है, स्ट्रेस की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, स्ट्रेस की, लेकिन वो फोर्स नहीं, वो प्रेशर नहीं होता है, ठीक ना। फोर्स लगाएंगे वो ठीक है, प्रेशर ना बोल करके क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्ट्रेस बोलेंगे। अभी थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ स्ट्रेस और प्रेशर में क्या अंतर होता है। बताइए ये फंडा क्लियर है, रिजिड बॉडीज क्या होती है, पहले किसकी स्टडी थी, फोर्स लगाए बॉडी के मोशन की चर्चा की, अब फोर्स लगाएंगे और बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, शेप, साइज, मास, वॉल्यूम, इन सारी चीजों की हम लोग चर्चा करते हैं। मास आप लोग हटा भी सकते हैं फिलहाल इस वाले चैप्टर के लिए, ठीक ना, लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया जहां पे फोर्स लगाने पे कॉन्फ़िगरेशन ना बदले, सेम रहे, वो किस में आ जाएंगे, रिजिड में, और जहां पे कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए वो किस में आ जाएंगे, इलास्टिक बॉडीज में, ठीक ना। अब इलास्टिक बॉडीज में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, वो यहाँ की डेफिनेशन से निकल करके आता है, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन से, ठीक ना। इलास्टिसिटी क्या है बेसिकली, तो इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी अपने ओरिजिनल शेप, साइज, वॉल्यूम को क्या करती है, रीगेन करती है, तब जब बाहर से लगाया हुआ फोर्स क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। बोलो कुछ समझ में आ रहा है। जैसे मान ले स्प्रिंग था, ठीक ना, तो स्प्रिंग में जब तक तुमने मास हैंग करा था तब तक तो उसका साइज बदला हुआ था, और एक फोर्स, एक वेट लग रहा था ना mg नीचे अमाउंट का, आपने जैसे ही m को रिमूव कर दिया, क्या आपने ओरिजिनल शेप, साइज, वॉल्यूम को वो गेन कर लेगा, अरे बोलो, क्या अपने इनिशियल स्टेट में चला जाएगा, ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा जिस स्टेट में था, ठीक ना। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो बॉडीज एग्जिबिट करती है, जो शो करती हैं, ठीक ना, ऐसी बॉडीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडीज बोलेंगे। और ये इस प्रॉपर्टी को, रीगेनिंग ऑफ द ओरिजिनल शेप, साइज, वॉल्यूम, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी, क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। लेकिन याद रखिएगा इसमें सबसे बड़ा रोल दो चीजों का है, एक तो जो फोर्स आप लगा रहे हैं, ठीक ना, जिसके कारण बॉडी क्या हो जा रही है, अपना शेप, साइज, वॉल्यूम बदल दे रही है, इस फोर्स को हम लोग डीफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स। यूपी बोर्ड में हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको विरूपक बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विरूपक बल, ठीक ना, जो आपके रूप को क्या कर दे, बदल दे, आप में विकृति ला दे, क्या ला दे, आपके में विकृति समझते हो ना तुम लोग, मतलब तुम्हारा शेप साइज बदल दे, क्या कर दे, शेप साइज मतलब तुम्हारे रूप ही बदल दे, जो क्या कर दे, तुम्हारा रूप। इसलिए हिंदी की पुस्तकें उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें इसको विरूपक बल नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है, विरूपक बल, ठीक ना। और हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, डीफॉर्मिंग फोर्सेस, क्या बोलेंगे, डीफॉर्म। तो ये mg वेट जो है वो कौन सा फोर्स है, डीफॉर्मिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स है, डीफॉर्म। क्या वेट ही लग रहा है, इसी के कारण स्प्रिंग में चेंजेस आ रहे हैं, स्प्रिंग के साइज में क्या आ जा रहा है, चेंज आ रहा है। ओरिजिनल साइज इतनी बड़ी, ठीक, जैसे ही वेट लटका साइज थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई, तो वो जो वेट mg था वो क्या था, डीफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। कौन सा फोर्स था, डीफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। अब ध्यान से समझना, जब इलास्टिसिटी समझ में आई क्या होती है, इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी जब डीफॉर्मिंग फोर्सेस को हटा लिया जाए तो अपने ओरिजिनल स्टेट को गेन करने की कोशिश करती है। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी। और जो बॉडीज ऐसा बिहेवियर दिखाती हैं, इस प्रॉपर्टी को रखती हैं, उन बॉडीज को क्या बोलूंगा मैं, इलास्टिक बॉडीज। क्या बोलूंगा, इलास्टिक बॉडीज, ठीक ना। इलास्टिक बॉडीज का कई एग्जांपल ले सकते हो, रबड़ है, ठीक ना, रबड़ को ऐसे पकड़ करके छोड़ते हो, क्या ऐसे फिर से वापस चला आता है, अरे बोलो, अपने शेप, ओरिजिनल साइज में चला आता है। स्प्रिंग है, ठीक ना। रिजिड बॉडीज में हम लोग किसी भी बॉडी को रिजिड बोल सकते हैं, ठीक ना,
लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्सेस तक के लिए। जैसे कि ये कागज ही है, ध्यान से देखिए, इस कागज पे मैंने मान ले इमेजिन कर, मैंने एक पॉइंट यहां कोई कंसिडर करा, एक पॉइंट यहां कंसिडर करा और इसको लेकर के दौड़ गए। जब लेकर के दौड़ गए तो मैंने देखा यार दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरियां तो नहीं बदल रही हैं, डेफिनेशन एकदम होल्ड हो रही है। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या थी? ऐसी बॉडीज जिसके किसी भी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की दूरी फोर्स के दौरान, मोशन के दौरान और प्रेशर के अंडर में ना बदले, तो ऐसी बॉडीज को क्या बोलते थे? रिजिड बॉडी। क्या ये एकदम बढ़िया डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है? लेकिन असलियत में बताइए क्या ये रिजिड है? नहीं है ना। क्या मैं अभी देखो, अभी लेकर के, अभी मान ली एकदम स्ट्रेच करा है मैंने एकदम बढ़िया से, ठीक ना, एकदम सीधा, और लेकर के दौड़ रहा हूं, क्या इसके ऊपर मैं फोर्सेस लगा रहा हूं? अरे फोर्स तो लगाया ही ना, देख पकड़ के खींच रखा है, ठीक ना। क्या प्रेशर के अंडर में है ही। क्या मोशन में भी है? क्या डेफिनेशन को होल्ड भी कर रहा है? लेकिन ये रिजिड है नहीं। देखिए दूरियां बढ़ गई कि घट गई? घट गई, दिखाई पड़ा? अभी दूरियां बढ़ गई। तो मैं बोल सकता हूं किसी भी बॉडीज को रिजिड है, लेकिन फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स तक के लिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर तक के लिए, ठीक ना। जैसे कि बोर्ड वाला एग्जांपल लिए थे हम लोग, बोर्ड रिजिड दिखाई पड़ रहा था, लेकिन बोर्ड पे मैंने आरी चला दी। नहीं, कैसे हो सकता है बताओ? इलास्टिक बॉडीज अलग हैं, रिजिड बॉडीज अलग हैं। रिजिड में आपने एक, रिजिड में तो शेप साइज ही नहीं बदल रहा है ना, और इलास्टिक बॉडीज की यही तो प्रॉपर्टी है, शेप साइज बदलेगा तब अपना बिहेवियर दिखाएगा, शेप साइज बदलेगा तब अपना बिहेवियर दिखाएगा। और रिजिड में शेप साइज बदलेगा ही नहीं। रिजिड, यही बार बार तो बोल रहा हूं, जिनका कॉन्फ़िगरेशन ही ना चेंज हो, तो उसमें कहां से इलास्टिक प्रॉपर्टीज दिखाऊंगा भाई? इलास्टिक प्रॉपर्टीज तो उनके में दिखा पाऊंगा ना जिनके अंदर क्या होगा, शेप साइज कॉन्फ़िगरेशन क्या होता हो, बदल जाता हो। और बदलने का के लिए जो मैंने फोर्स लगाया, जब उस फोर्स को मैं हटा लूं तो अपने ओरिजिनल शेप साइज में चला जाए, ठीक, तब मैं इलास्टिक बिहेवियर्स को दिखा पाऊंगा, ठीक ना। तो रिजिड तो किसी को भी बोल सकता हूं। इलास्टिक बॉडीज आप अपने मन से, इलास्टिक स्ट्रिंग्स आते हैं, रबड़ है तुम लोगों का, स्प्रिंग है एक बढ़िया एग्जांपल, ठीक ना। ये सारे के सारे किसमें आते हैं? इलास्टिक बॉडीज में आते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, स्टील ज्यादा इलास्टिक है रबड़ की तुलना में। स्टील इज हाईली इलास्टिक कंपेयर टू रबर, ठीक ना। एक चीज पढ़ाऊंगा यंग्स मॉडुलस, उसकी मदद से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब ये मन में अपने बैठा ही रहिएगा। आप लोग को लगता हो, तुम लोग जो डेफिनेशन, तुम्हारे सेंस में जो इलास्टिक का डेफिनेशन है ना, जो बचपन से आदमी पैदा करता है, उसका उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक ना। उल्टा बोलना नहीं सही रहेगा। जैसे तुम लोग बोलते हो ना, जो खूब ज्यादा खींचा जाए वो ही क्या है? इलास्टिक। नहीं, फिजिक्स में ऐसी डेफिनेशन नहीं चलती है। इलास्टिक कौन है? इलास्टिक वो है कि जो खिंचा जाने के बाद जब खींचने वाला फोर्स हटा दिया जाए तो अपने ओरिजिनल शेप साइज को जो वापस क्या कर ले, अटेन कर ले, रीगेन कर ले, उसको बोलेंगे इलास्टिक बॉडीज। किसको बोलेंगे? जो अपने ओरिजिनल शेप साइज वॉल्यूम को आफ्टर द रिमूवल ऑफ विरूपक बल, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस वापस प्राप्त कर ले, वापस रीगेन कर ले, उसको क्या बोलूंगा? इलास्टिक बॉडी। तो डेफिनेशन थोड़ी अलग चलती है, ठीक ना। अब वो देसी वाला लेकर के मत चलना, याद रहेगा सभी को। चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना, कि हाउ स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक ना। गामा की मदद से एक्सप्लेन होता है। अब आते हैं प्लास्टिक बॉडीज पे। प्लास्टिक बॉडीज क्या होती हैं? ऐसी बॉडीज जिनके ऊपर मैंने एक बार डिफॉर्मिंग फोर्स अगर लगा दिया तो वो परमानेंटली क्या हो जाएं? डिफॉर्म हो जाएं। क्या हो जाएं? डिफॉर्म हो जाएं। जैसे कि मिट्टी, गीली मिट्टी, क्ले होता है ना, कि मान लीजिए आप मूर्ति बना रहे हैं तो आपने नाक ऐसे एक चुकीला सा नाक बना करके दिखाना चाहते हो, तो क्या उसको एक बार ऐसे पकड़ के नाक खींच दिया तो क्या जैसे खींचा वैसे ही रह जाता है हमेशा के लिए? अरे बोलो। तो क्ले, ठीक ना, वो कैसा एग्जांपल है एक प्लास्टिक बॉडीज का। मैंने एक क्ले लिया, ठीक ना, खूब बढ़िया गोला बनाया और उस पर एक मुक्का मार दिया। क्या कर दिया? उस पर एक मुक्का मार दिया। क्या वो हमेशा वैसे ही मुक्के वाला निशान उसमें पड़ा रह जाएगा? अरे बोल, ठीक ना। और कोई एग्जांपल? गुथा हुआ आटा, गुथे हुए आटे में होता है ना, मम्मी एक बार रोटी ऐसे बेल देती है तो उसके बाद फिर से फूल के गोला हो जाता है। अरे बोलो, फिर से ऐसे एक लोई बन जाती है क्या, जो ऐसे काट काट करके नहीं निकाला गया रहता है, ऐसे एक लोई, दो लोई, तीन लोई बनाई गई रहती है। तो अब मम्मी जब तक हाथ में गोल गोल की रहती है तब तक तो गोल गोल दिखता है, ठीक ना। फिर उसको ऐसे ऐसे करती है तो चपटा हो जाता है, ऐसे ऐसे करके छोड़ देती है तो फिर से गोल हो जाता है क्या? नहीं। यानी वो एक बार ही उनके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्सेस लग जाए तो वो क्या हो जा रहे हैं? परमानेंटली डिफॉर्म हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं। वैसी बॉडीज को मैं क्या बोलूंगा? प्लास्टिक बॉडीज बोलूंगा। क्या बोलूंगा? प्लास्टिक बॉडीज बोलूंगा। अब ध्यान से सुनिए, ये तो आ गया। इन सब में एक चीज आ रही है, फोर्स। क्या आ रहा है? फोर्स, जो इनके शेप साइज को बदलने में क्या करे?
मदद करे। तो यहां पे तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस की चर्चा ही नहीं है, यहां पे तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस की चर्चा ही नहीं है। नो डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि यहां पे कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंजेस। कॉन्फ़िगरेशन है गधा, बदलता नहीं है बेलबुद्धि। कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंजेस, और यहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, शेप साइज वॉल्यूम बदल रहा है, तो यहां पे डिफॉर्मिंग फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्सेस एग्जिस्ट। और यहां पे भी करेंगे, तभी तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस। एक बार आपने फोर्स लगा दिया और फोर्स लगा करके हटाया और बॉडी रोटी का बनाया था तो रोटी जैसा ही रह गया, पूरी का शेप नहीं एक्वायर करा, ठीक ना। आपने ज्यादा बेल दिया है तो ज्यादा बड़ा बन गया है, ठीक ना। फिर से छोड़ दोगे, बेलन हटा दोगे, थोड़ी देर बाद पूरी का शेप गेन कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। तो इसको क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्सेस। यहां पे भी क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्सेस क्या होते हैं? आइए अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं डिफॉर्मिंग फोर्सेस पे। नाम से वैसे क्लियर हो गया होगा डिफॉर्मिंग फोर्सेस क्या है? विरूपक बल। कौन से बल हैं? विरूपक बल, जो आपका रूप क्या कर दें? बदल दें, जो आपके कॉन्फ़िगरेशन में क्या लेते आए? चेंज लेते आए, ठीक ना। ऐसे बल को मैं क्या बोलूंगा? विरूपक बल बोलूंगा। क्या बोलूंगा? विरूपक बल बोलूंगा, ठीक ना। अब सारा फंडा तो क्लियर है कि ठीक है, दीज आर द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्सेस व्हिच कॉजेस द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन व्हिच ब्रिंग्स द चेंज इन शेप साइज और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। जैसे तीन तरीके से आपके में चेंज आ सकता है आपकी बॉडीज में। पहला, या तो मैं लेंथ में चेंज लेते आऊं बस, या तो मैं किस में चेंज ले आऊं? एरिया में चेंज ले आऊं, ठीक ना। और या तो किस में ले आऊं? क्या बोल सकते हो तुम लोग? वॉल्यूम में चेंज ले आऊं। किस में चेंज ले आऊं? वॉल्यूम में। एरिया बोलना बहुत सही नहीं रहेगा, ऐसा बोलो शेप में चेंज ले आऊं। किस में चेंज ले आऊं? शेप में चेंज ले आऊं, ठीक ना। जैसे कि मान ले तुम्हारे पास, जैसे शेप और साइज में कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज मत होना। मान लो मैंने लेंथ था, बस एक रॉड थी, रॉड को पकड़ करके खींचा, पहले भी रॉड था, अभी भी क्या है? रॉड है, लेकिन क्या साइज बदल गया है, ठीक ना। एक मेरे पास बक्सा था, ठीक ना, इतना बड़ा था, उसको मैंने दबा दिया, ठीक। तो पहले भी बक्सा था, अभी भी क्या है? बक्सा। शेप में ही बदला है, ठीक ना, लेकिन क्या साइज बदल गया? क्या वॉल्यूम बदल जाएगा, ठीक ना। और मान ले ऐसा भी तो हो सकता है जहां पे शेप बदल जाए। सिलेंडर था, सिलेंडर को पकड़ करके दबा दिए, कंप्रेस कर दिया, डिफॉर्मिंग फोर्सेस कंप्रेस करने वाला मैंने लगाया, ऊपर से लगाया, तो क्या वो रोटी की तरह हो जाएगा? क्या एक डिस्क बन जाएगा? बताओ, यहां पे साइज और शेप क्या दोनों बदल रहे हैं? पहले सिलेंडर था, अब क्या हो गया? डिस्क। पहले क्या था? सिलेंडर, अब क्या हो गया है? डिस्क। ऐसे समझो, पहले ऐसे कोई शेप था और जब मैंने कंप्रेस कर दिया तो क्या बन गया? एक सिक्का जैसा बन गया। तो यहां पे क्या बदल गया? शेप बदल गया, ठीक ना। तो तीन तरीके हम लोगों के पास, ठीक ना, जिसमें मैं क्या देख सकता हूं? डिफॉर्मेशन जनरली ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक ना। तीन तरीका कौन? लेंथ में चेंज लेते आना, वॉल्यूम में चेंज लेते आना, और शेप बदल देना। क्या बदल देना? शेप बदल देना, ठीक ना। तो विरूपक बल सभी को याद रहेगा, डिफॉर्मिंग फोर्सेस याद रहेंगे सभी को। अब प्रश्न यहां पे सबसे अच्छा ये बनता है, ठीक है सर, सब तो समझ में आ रहा है, रीगेन क्यों कर लेता है आखिर में? ऐसा क्या होता है कि जब विरूपक बल हटा देते हैं, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्सेस हटा देते हैं, तो रीगेन क्यों कर रहा है आखिर में? तो उसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़े, ये सारा फंडा याद रहेगा ना, अभी लिखवा भी देता हूं थोड़ी देर में, चलिए ध्यान से समझिएगा। अरे हटो भाई। जैसे ही ना हम लोग अपनी बॉडीज में कहानी के तौर पर पहले सुनते रहे, अभी लिखवा दूंगा सारा। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर बाहरी बल लगाते हैं ना, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? या तो नजदीक आने की कोशिश करते हैं। अगर मैं दबाने की कोशिश करूं, जैसे बल दो तरीके से लगाया जा सकता है ना। मान लो कि मेरे पास एक ये रॉड है, ठीक ना, यहाँ पे मैंने दो पॉइंट मार्क कर लिए, ये मान लो ए है और ये क्या है? बी है। मैं इसको ऐसे भी डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगा सकता हूं, एफ एक्सटर्नल लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? चलिए, एफ एक्सटर्नल। पहला तरीका तो ये है, ठीक। दूसरा तरीका क्या है? मैं वही बॉडी है, ठीक ना, और इस बॉडी के ऊपर फोर्सेस कैसे लगा रहा हूं? कुछ ऐसे लगा रहा हूं। यहां पे तो मैं खींच रहा था और यहां पे क्या कर रहा हूं? कंप्रेस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कंप्रेस कर रहा हूं, ठीक ना। तो इस, अच्छा मान लीजिए जब तक कोई फोर्सेस नहीं लगे थे, ठीक ना, तब तक दूरियां तो कुछ इतनी थी, ए बी, ठीक ना। इसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। कौन सा स्टेट बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे, ठीक ना। इस डिस्टेंस को हम लोग इक्विलिब्रियम डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इसको हम लोग जनरली आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैंने फोर्सेस बाहर की तरफ लगाए, यही डी फॉर्मिंग फोर्सेस है। कौन से फोर्सेस हैं? डी फॉर्मिंग फोर्सेस है। तो जैसे ही हम लोग डी फॉर्मिंग फोर्सेस लगाए, बाहर वाला लगाए, तो ये दूरियां वही रहेंगी कि बदल जाएंगी? बदल जाएंगी। अच्छा, इस केस में R1 क्या हो जाएगा? R नॉट से बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को कंप्रेस करूं, क्या करूं? दोनों को कंप्रेस करो, इसको ऐसा करो, छोटा कर लो थोड़ा सा, रुक जाना, अनग्रुप, इसको बड़ा कर ले, अनग्रुप। चलिए, अब की बारी दोनों के बीच की दूरियों के बारे में बताइए। ए बी ये दूरियों को मैंने माना R2। अब की बारी बताओ, R नॉट जो होगा R2 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। करे R2 छोटा ना हो गया, ठीक ना? अब ध्यान से देखना, तो प्रश्न ये था कि सर ठीक है, जब इसको हटाऊंगा तो वापस यही शेप आ जा रहा है, इसको भी हटा रहा हूं तो वापस यही शेप आ जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों है? तो याद रखिएगा, जैसे ही एक लाइन याद रखना, यहाँ पे इस धरती पे सब कोई क्या अटेन करना चाहता है? स्टेबिलिटी। क्या अटेन करना चाहता है? स्टेबिलिटी, ठीक ना? और स्टेबिलिटी के लिए कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना? एक बच्चों के मन में बड़ा मिसकंसेप्शन है, बड़ा खतरनाक सा कॉन्सेप्ट हम लोग पैदा कर लेते हैं जब छोटे रहते हैं, तो कि काइनेटिक एनर्जी तो मोशन को बताता है। काइनेटिक एनर्जी किसको बताता है? मोशन को बताता है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बॉडी, उतना ज्यादा मोशन में, ऐसा हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, ठीक ना? मतलब अगर तुम्हारा मोशन ज्यादा है तो ज्यादा मोशन को कौन एक्सप्रेस कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी। और तुम्हारी स्टेबिलिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चा ये इमेजिन कर लेता है ना, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो मोशन ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी अगर आपकी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? आपकी मिनिमम है, तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक ना? तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, क्या अचीव करने के लिए? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। समझना क्यों, कारण बताने जा रहा हूं कि आखिर बॉडी अपने आप को रीगेन क्यों करना चाहती है? टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी। और कैसे अटेन करती है उसका एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना? तो अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो तुम लोग, मान लो जनरल बहुत सटीक तो नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी में समझाया जाता है, एंट्रोपी की चर्चा नहीं करेंगे फिलहाल। बताओ, बॉल यहां पे ज्यादा स्टेबल रहेगा कि यहां पे? अच्छा, ये मान ले अगर मैं पोजीशन कंसिडर करूं, ठीक ना, तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, इसको मैं h प्राइम मानता हूं और इसको क्या मानता हूं? h। बताओ कहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? ऊपर वाले में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है ना? अच्छा, कहां पे स्टेबल है? यानी स्टेबिलिटी कब अचीव करोगे? जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। क्या बातें याद रहेंगी सभी को? पक्का ना? श्योर ना? तो ये याद रखना, स्टेबिलिटी के लिए किसकी चर्चा करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की, यू की चर्चा करते हैं, ठीक ना? और कॉन्सेप्ट एकदम याद रखिएगा, उल्टा वाला मत रख लेना जो जनरली 9वीं का बच्चा रख लेता है, ठीक ना? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी लेस, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। आप ऐसे समझिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना? मान लो एक जवान बच्चा है, ठीक ना, और एक बूढ़े से दादाजी हैं, ठीक ना? जवान बच्चे में पोटेंशियल ज्यादा होगा कि दादाजी में ज्यादा पोटेंशियल होगा? जो जनरल पोटेंशियल तुम लोग समझते हो उसके बेसिस पे बताना। जवान बच्चे में क्या होगा? पोटेंशियल ज्यादा होगा। जवान बच्चा स्टेबल महसूस करेगा कि बूढ़े वाले लोग ज्यादा स्टेबल रहते हैं? बूढ़े वाले लोग ज्यादा स्टेबल रहते हैं क्योंकि उनकी पोटेंशियल क्या रहती है? कम। तुम्हारे अंदर ताकत, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक ना, तुम उसको एक जगह बैठा दो और एक दादाजी को बैठा दो, ठीक ना, कौन ज्यादा देर तक एक ही कुर्सी पर, दोनों को मैंने एक एक कुर्सी दे दी, कौन ज्यादा देर तक बैठ सकता है? दादाजी ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं। दादाजी स्टेबल हैं, लेकिन उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया भाई? घट गया। अब बच्चे में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक वाला पोटेंशियल है उसके अंदर, बहुत कुछ कर सकता है। बोलते हो ना, अरे बहुत पोटेंशियल है, बड़ा होगा तो बहुत कुछ कर लेगा, बोलते हो ना तुम। दादाजी के बारे में कभी ऐसा बोलोगे? दादाजी में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं बोलते हम लोग, ठीक ना? हाँ, एक बच्चे को, एक जवान बच्चे को देख रहा हो, उसको देख करके बोलते हैं। अब जैसे तुम लोग अपना अपना आकलन करते हो ना, डिसाइड करो मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, पढ़ेंगे तो बहुत कुछ, मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो तुम स्टेबल रहेगा कि अनस्टेबल रहेगा?
अनस्टेबल रहेगा ना, कुछ अचीव करना चाहेगा भाई, नहीं तो एनर्जी इधर उधर वेस्ट करने से क्या फायदा, तुम बेचैन रहोगे, कुछ करना चाहोगे। तो एक ये फंडा याद रखिएगा, स्टेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक ना, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम। एक ये एग्जांपल ले लो, दादाजी बढ़ो वाला एग्जांपल ले लो, छोटे बच्चे बढ़ो वाला एग्जांपल ले लो, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये फंडा क्लियर है क्या? तो अब ध्यान से सुनना, होता क्या है, जैसे ही हम लोग डीफॉर्मिंग फोर्सेस लगाते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्सेस लगाते हैं तो बॉडी के अंदर एक इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेट होता है, या फिर ऐसे बोलो रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, ठीक ना, जो बॉडी को क्या करना। अच्छा, जैसे ही रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा तो उसके कारण एक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है। क्या बढ़ने लगती है? जैसे मान ले तुमने खींचना शुरू किया तो बॉडी के अंदर अंदर एक मतलब ना, क्या बोलते हो तुम लोग, अप्लाइड फोर्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग, नाम जरा ध्यान देना, क्या नाम है, रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर पैदा होता है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पैदा होते हैं। ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ना, ये आपके पोटेंशियल एनर्जी को क्या करने लगते हैं, चेंज में लाते हैं। किस में लाते हैं? चेंज लाते। पोटेंशियल एनर्जी भी तुम्हारा, जैसे मान लो तुमने खींचा तो बॉडी क्या हुई, अनस्टेबल, अनस्टेबल हुई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा। अब इस सब कोई तो क्या होना चाहता है, स्टेबल। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, क्या करने के लिए, अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है उसको, एक साइड बैठना। इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए एक अपोजिंग नेचर का, एक रेजिस्टिव नेचर का फोर्स पैदा होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोला, अपोजिंग या रेजिस्टिव नेचर का। तो कैसा अपोजिंग, कैसा रेजिस्टिव, तो ध्यान से सुनिएगा, अप्लाइड एक्सटर्नल डीफॉर्मिंग फोर्सेस के अपोजिट बॉडी के अंदर क्या पैदा हो जाता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है, जिसके कारण बॉडी अपने आप को वापस क्या कर लेती है, रीगेन कर लेती है। तो ध्यान से सुनना, पकड़ के खींच दी, अपने आप को रीगेन कर लिया, कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्टेबिलिटी। और उससे ज्यादा अच्छा बोलो, कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए, मैंने डीफॉर्मिंग फोर्सेस लगाया, बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, तो बॉडी तो क्या चाहती है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो बॉडी ने उस फोर्सेस का अपोज करने के लिए उल्टी दिशा में फोर्स लगा दिया, ठीक ना। वो जो उल्टी दिशा का फोर्स है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। जैसे यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे मान ले यहां पे तो एफ एक्सटर्नल है ही नहीं, यहां पे एफ एक्सटर्नल कितना है, 0, तो बात ही नहीं करेंगे। आपने खींचा इधर, तो बॉडी के अंदर अंदर लगाए हुए फोर्सेस के अपोजिट दिशा में, लगाए हुए फोर्सेस के अपोजिट, डीफॉर्मिंग फोर्सेस के अपोजिट दिशा में एक फोर्स पैदा होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी को क्या करने की कोशिश करता है, मिनिमाइज। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग। तुम लोग जरा सुंदर सुंदर लिखना, ये क्या है, एफ इंटरनल या एफ रीस्टोरिंग, ठीक। अच्छा, यहां वाले पे आप दबा रहे हैं, बॉडी को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्सेस कैसे लगेंगे भाई, इधर की तरफ, दिखाई पड़ा, एफ इंटरनल भी बोल सकता है या एफ रीस्टोरिंग। जरा इसको तुम लोग सुंदर लिखना, मेरा गड़बड़ हो जा रहा है, बड़ा करके लिख दो क्या, रुक जा। इसको फिर से अनग्रुप भी तो करना पड़ेगा यार। ये लो, ये था ए, ये था बी, व्हाइट, इधर की तरफ क्या लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। बोलो क्या याद रहेगा, बोलो। इसको और अच्छे से समझाने के लिए ग्राफ भी हम लोग के पास, क्या है, एक ग्राफ। आइए ग्राफ की भी चर्चा कर ले। ये लिखोगे कि ये मिटा दूं, अच्छा रहने दे, चलिए नीचे बताते हैं उसको, ध्यान से देखना। एक ग्राफ चलता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, और यहां से एक बहुत अच्छा डाटा भी निकालना, वो कुछ ऐसा चलता है, ये है पोटेंशियल एनर्जी U और ये है R, डिस्टेंस, ठीक ना। ध्यान से देखना, स्लोप पढ़ा रखा है मैंने, वो स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था तो भी स्लोप बताया था। अभी कुछ दिन पहले इधर उधर कर्व पे भी स्लोप निकालना सीख रहे थे हम लोग। ध्यान से देखो, ध्यान से, मैंने बोला था जब तक कोई एफ एक्सटर्नल नहीं है तो बॉडी किस में है,
इक्विलिब्रियम की स्टेट में। बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम की स्टेट में, यानी बॉडी क्या है? स्टेबल। बॉडी क्या है? स्टेबल। अब कनेक्ट करना ही है इसे, बॉडी क्या है? स्टेबल। बॉडी स्टेबल है तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम बोलना, क्या होगी? मिनिमम। ध्यान से देखो, इस पूरे पॉइंट में, इस पूरे ग्राफ में, इस येलो कलर का जो डॉट है, इस पूरे डॉट में बताना कहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है? क्या यहां पे है ना? ध्यान से समझिएगा, एक फॉर्मूला चलता है, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाया जाता है। एक ना फॉर्मूला क्या है? फोर्स, ये इंटरनल फोर्स का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऐसे नहीं देखने में मजा आ रहा है तो ऐसे देख लो, फोर्स इज नेगेटिव ऑफ du बाई dr। du बाई dr। सर ये ग्रेडियंट क्या होता है? सर ये ग्रेडियंट क्या बोल रहे हैं? आइए ग्रेडियंट थोड़ा समझ लेते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि फोर्स, ये इंटरनल फोर्स जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। सर ग्रेडियंट क्या होता है? सर ग्रेडियंट, आइए ग्रेडियंट पे चर्चा करिए बकायदा एकदम। ग्रेडियंट बेसिकली पोजीशन बदलने पे, ठीक ना, आपकी क्वांटिटी में कितना चेंज आया। फिर से समझना, पोजीशन बदलने पे आपके क्वांटिटी में कितना चेंज आया, कितना वेरिएशन प्रोड्यूस हुआ, उसी वेरिएशन को कौन बताता है? ग्रेडियंट। कौन बताता है? ग्रेडियंट। ठीक ना, जैसे मान ले ये दीवार लावा है, एकदम लाल धधकता, ठीक ना, और ये वाली दीवार एकदम कोल्ड कोल्ड। आप ऐसे जगह पे खड़े हैं जहां पे आप एकदम बराबर, यहां पे रूम टेम्परेचर है, ठीक ना। अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं 1 फीट 2 फीट 3 फीट इधर की तरफ जाऊं, ठीक ना, लावा वाले की तरफ, टेम्परेचर में क्या एक्सपीरियंस करूंगा? राइज। टेम्परेचर में क्या एक्सपीरियंस करूंगा? राइज। अगर इधर की तरफ जाऊं तो क्या एक्सपीरियंस करूंगा? क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या है? टेम्परेचर। ठीक। और क्या पोजीशन बदल रहा हूं? पोजीशन R1 R2 R3 R माइनस R1 माइनस R2 माइनस, ऐसे समझिए कि जीरो पे खड़ा हूं, ठीक ना, या फिर किसी भी पोजीशन पे खड़ा हूं। इधर गए ABC, इधर गए PQR। ABC में जा रहा हूं तो भी टेम्परेचर में क्या है? चेंज है। पोजीशन बदलने पे टेम्परेचर में क्या है? चेंज। उसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। और यहां टेम्परेचर, अगर मैं इसी को ऐसे, वैसे ऐसा होता नहीं है, मान ले अगर मैं ऐसा लिख दूं dt बाई डी आर, क्या लिख दूं? dt बाई डी आर, तो इसको क्या बोलूंगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट। पोजीशन बदलने पे टेम्परेचर में राइज या फॉल हो सकता है, राइज या फॉल हो सकता है। ग्रेडियंट याद रहेगा सभी को, पोजीशन बदलने पे फिजिकल क्वांटिटीज में चेंजेस को जो रिप्रेजेंट करता है उसी को क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी टेम्परेचर में चेंज, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल में चेंज। क्या बदलने पे? पोजीशन बदलने पे। क्या बदलने पे? पोजीशन बदलने पे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ग्रेडियंट सभी को याद है? अच्छा ध्यान से देख, मैंने बोला नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और एक बात मैंने पहले बता रखी है आप लोगों को, वो क्या? याद करो, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, इसको और पतला कर लेते हैं। ये वाली जो चीज है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? स्लोप को। किसको रिप्रेजेंट करती है? स्लोप को। स्लोप याद है सभी को? अच्छा, अब वापस आते हैं अपने इस वाले लाइन पे, ध्यान से देखिएगा। क्या ये वो वाला पोजीशन है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम। ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को थोड़ा और सीधा बनाते हैं। चलो, क्या यहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है? देखो देखो, इस पूरे ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी कहां है भाई? मिनिमम, यहां पे। अच्छा सुन, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यानी एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल जीरो, एफ एक्सटर्नल जीरो, पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है यानी किसमें हो? स्टेबल हो। किसमें हो? स्टेबल हो। अब ध्यान से समझिएगा, मजेदार चीज है ये, थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे सारा एकदम बहुत मजे तरीके से क्लियर होगा। ध्यान से देखना, आइए कैसे पता चल जा रहा है मुझे ये सारी बातें? जरा यहां पे स्लोप निकालो ना, स्लोप। क्या निकालूं? स्लोप। ग्रीन कलर ले लेते हैं। यहां पे स्लोप क्या ऐसे ही होगा? बोलो, थीटा कितना? 0 डिग्री। थीटा कितना? 0 डिग्री। थीटा 0, स्लोप 0। स्लोप 0 तो इंटरनल फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0। अरे नहीं समझ में आया क्या? चल नाम दे देते हैं P, एक यहां पे दे देते हैं Q, और एक इधर भी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? R, कैपिटल वाला R भाई। कौन सा वाला? R। ठीक है, अंदर अंदर बना, रुक जा, सॉरी, अंदर बनाना R। ध्यान से देखो, इस वाले P पोजीशन पे बॉडी किसमें है? स्टेबल स्टेट में। क्यों स्टेबल है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम।
लाइट भागा क्या? अरे बंद ना हो जाए यार। चलो आओ, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, बॉडी क्या है? स्टेबल। देखो क्या स्टेबल दिखाई भी दे रहा है हम लोग को, यहाँ पे स्टेबल है, तो हमारा इंटरनल फोर्सेस क्या होंगे? जीरो। अरे भाई बॉडी खींची ही नहीं है, खींची नहीं है तो रिस्टोरिंग फोर्स की चर्चा करेंगे ही नहीं। अब आइए इस वाले पॉइंट पे। अच्छा हाँ, एक बात और बोल सकते हैं, यहां से यहां वाली दूरी तक कौन सी हो जाएगी? आर नॉट वाली। कौन सी वाली हो जाएगी? कैसे सर? आर नॉट क्यों लिख रहे हैं सर? देखो जब एफ एक्सटर्नल क्या था? जीरो, तो ए बी के बीच की दूरियां क्या थी? आर नॉट। ए बी के बीच की दूरियां क्या थी? आर नॉट। ठीक ना? चलिए मैं मान लेता हूं। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या करा? बॉडी को थोड़ा खींचा, बॉडी को मैंने एक्सटर्नल फोर्स खींचने वाला लगाया, कंप्रेस करने वाला नहीं, एक्सटेंड करने वाला लगाया, तो आर नॉट से वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। दूसरा केस, आर नॉट की वैल्यू से बड़ी वैल्यू मिलेगी कि छोटी वैल्यू मिलेगी? बड़ी वैल्यू मिलेगी। देख क्या ये वाला केस है? चलिए आइए, अब मैंने क्या करा? बॉडी को थोड़ा सा खींचा है, बॉडी को थोड़ा सा खींचा है तो दूरियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं। मैं इसको यहां पे दर्शा रहा हूं, ये क्या है मेरा? R1। क्या है? R1। अब ध्यान से सुनना, यहां पे भी स्लोप बनाओ, यहां पे भी क्या बनाओ? एक स्लोप खींचो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, बताओ। और वही तरीका, थीटा कितना निकल के आएगा भाई? थीटा 1 मान ले यहाँ पे, तो थीटा आया मेरा, थीटा 1 आया लेस देन 90। थीटा लेस देन 90, तो 90 डिग्री से कम के लिए स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव। यानी अगर मैं यहां पे चर्चा करूं तो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा तो होगा, रीस्टोरिंग फोर्स पैदा तो होगा। बॉडी तुमने खींचा है, यानी तुम्हारे लगाया हुआ फोर्स किधर की तरफ है? इधर की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक ना? तो एफ इंटरनल कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ पॉजिटिव स्लोप, माइनस ऑफ पॉजिटिव स्लोप, तो एफ इंटरनल कितना हो जाएगा? नेगेटिव। कितना हो जाएगा? नेगेटिव। कई लोग सोच रहे होंगे भाई नेगेटिव लगाए तो नेगेटिव ही ना आएगा। अभी नहीं आएगा, अभी दूसरे केस में नहीं आएगा। एफ आया नेगेटिव, याद करो नेगेटिव साइन फोर्स में क्या दर्शाता है? दिशा को। क्या दर्शाता है? दिशा को। आप एक और बात याद रखिएगा, अगर फोर्स नेगेटिव है अट्रैक्टिव नेचर को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? अट्रैक्टिव नेचर को दर्शाएगा। मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, अभी ऊपर दिखा भी देंगे। यहां ये वाला रीजन इधर खींचोगे तो इधर वाले रीजन क्या आपको शो करेंगे? अट्रैक्शन। क्या शो करेंगे? अट्रैक्शन। और इधर करोगे तो रिपल्शन। कैसे सर? रिपल्शन कैसे? आओ यहां पे भी स्लोप बनाते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, यहां पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, बताइए स्लोप क्या आएगा? थीटा 2 आया, थीटा 2 बताना कितना आ रहा है भाई? थीटा 2, थीटा 2 आया ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव, जरा शब्दों पे देखना, तो एफ इंटरनल क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ नेगेटिव स्लोप, माइनस ऑफ नेगेटिव स्लोप, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देखो इधर खींच रहे हो तो फोर्स कैसा आ रहा है? नेगेटिव। इधर कंप्रेस कर दिया, ये भैया ये कौन सी दूरी है सर? ये कब बना दिया आप? आइए थोड़ा और अच्छा लिखिए, ये क्या है भाई? ये R2 है। क्या है ये? R2 है। अभी ऊपर मैंने R1 R2 R3 सारा समझा रखा है, ठीक ना? अब इधर देखो, F इंटरनल क्या आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव दिखाता है रिपल्सिव नेचर को। किसको बताता है? रिपल्सिव नेचर को। कैसे? अब आइए ऊपर वापस इस फोटो पे, याद रखना छोटा कर दिए ओरिजिनल लेंस से, ओरिजिनल लेंस पे ही छोड़े हुए हैं, और ये ओरिजिनल लेंस से बड़ा है। बड़ा वाला क्या दर्शा रहा है? अट्रैक्शन को। बड़ा वाला क्या दर्शा रहा है? छोटा वाला क्या दर्शा रहा है? रिपल्शन को। आइए यहां पे ये दोनों पार्टिकल किधर आना चाह रहे हैं? पास पास। एफ इंटरनल का नेचर देखिए कैसा है? अट्रैक्टिव। कैसा है भाई? अट्रैक्टिव। और इस वाले में देखिए दोनों किधर जाना चाह रहे हैं? दूर दूर। किधर जाना चाह रहे हैं? दूर दूर। याद कर, नेगेटिव साइन किसको दर्शाता है? नेगेटिव साइन बताता है डायरेक्शन को। वेक्टर में नेगेटिव किसको बताता है? डायरेक्शन को। यहां पे आ रहा है नेगेटिव, देखो ना नेगेटिव, तो तुमने फोर्स लगाया था, डिफॉर्मिंग फोर्सेस थे इधर, तभी तो बॉडी खींच के इधर आई थी, तभी तो R1 इधर मिल रहा है, तो तुम्हारा फोर्स किधर लगेगा? इंटरनल फोर्स अंदर की तरफ। आपने बॉडी को दबा दिया है, यहां पे बॉडी को दबाया यानी आपने फोर्स लगाया उधर। मैंने ए को फिक्स कर दिया है इस केस में। क्या कर दिया है? माना ए को क्या कर दिया है? फिक्स। और बी को पकड़ के खींच रहा हूं। बी को पकड़ के खींचे तो R1 मिला, बी को पकड़ करके दबा दिए, ज्यादा दबा दिए ओरिजिनल पोजीशन से, तो क्या मिला? R2। ओरिजिनल पोजीशन कितना है? R1। अब ध्यान से देख,
मैंने पाया जब दबाया दबाया तो वैल्यू क्या आ रही है, एफ इंटरनल क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तुम फोर्स अब उल्टी दिशा में लगा रहे हो क्या? अरे बोलो, बातें क्लियर हो रही हैं? ये सारा फंडा क्लियर है पक्का? और सुनिए यहाँ पे, और ग्राफ बहुत मजेदार है, इस ग्राफ पे आज कमांड कर लो, सारा इलास्टिसिटी क्लियर होने लगेगा, ठीक ना? जो मैंने बातों को, जो मैंने शब्दों में बोला, जितनी बातें बोली कि भैया ये होता है, ये चाहिए, क्या ये सारी चीजें क्या इस ग्राफ में यहाँ पे दर्शाई जा रही हैं? छोटा कर लेते हैं थोड़ा इसको, रुक जाइए, एक ही जगह आ जाएगा। ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे हम लोग बोल बोल करके सीख रहे थे? क्या यहाँ पे ग्राफ में सारी बातों को एक जगह दर्शा दिया? सभी को ये याद रहेगा पक्का? अच्छा, कभी कुछ लोग बोलते हैं ना, खींचना आसान है दबाना कठिन है, क्यों? खींचना आसान है और दबाना कठिन है, क्यों? कॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, कॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप। ध्यान से सुन, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले मैग्नीट्यूड पे चर्चा हो रही थी, याद आ रहा है? इधर देखिए, यहां का मैग्नीट्यूड निकालो, यहां का मैग्नीट्यूड निकालो, कहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा? याद करो, 10 में एक प्रॉपर्टी थी, थीटा बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी, और 90 डिग्री के बाद नेगेटिव हो जाता है, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव चलता है ना। ध्यान से देख, अगर मैं इमेजिन करना, इसके इधर, ये तो मान ली इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला सेक्शन है, इस लाइन के इधर देखूं तो क्या मैग्नीट्यूड छोटा आएगा स्लोप का? अरे बोलो, और इधर की तरफ देखूं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? बड़ा। मैग्नीट्यूड स्लोप का बड़ा तो इंटरनल फोर्सेस भी बड़े, मैग्नीट्यूड स्लोप का छोटा तो इंटरनल फोर्सेस भी छोटे। तो एक बात बता, इंटरनल फोर्स छोटा है यानी डिफॉर्मिंग फोर्स भी छोटा वाला लगता होगा, इंटरनल फोर्स बड़ा है यानी डिफॉर्मिंग फोर्सेस भी बड़े वाले लगते होंगे। क्या आसान है, बड़ा वाला डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना कि छोटा वाला? छोटा वाला डिफॉर्म। अबे किसी को ऐसे खींचने में ज्यादा मजा, ऐसे दबाने में तुमको मेहनत महसूस होगी, लेकिन किसी चीज को ऐसे पकड़ के खींचने में मजा आता है। क्यों होता है? ये ग्राफ उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। ये ग्राफ यूनिफॉर्म नहीं है, यही ग्राफ कुछ ऐसा रहता ना तो मैं बोलता हाँ भाई, जो बिहेवियर इधर है वही बिहेवियर इधर भी है। ये ग्राफ इस वाले लाइन के इधर कुछ और बिहेवियर दिखा रहा है, इधर कुछ और बिहेवियर दिखा रहा है। मैग्नीट्यूड नहीं समझ में आ रहा है, घर पे जाकर के नोट्स रिवाइज करिएगा, अभी 2 ही दिन पहले मैंने सारी बातों को बताया है, ठीक ना? मैग्नीट्यूड tan थीटा तो क्या बता रहा है? स्लोप को। क्या बता रहा है? स्लोप को, ठीक ना? लेकिन मैं स्लोप की चर्चा कर रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की चर्चा कर रहा हूं? मैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की चर्चा। याद कर, ये वाला एंगल 120 या 135 होगा, माना मैंने 135 डिग्री है, 135 डिग्री है तो tan 135 की वैल्यू आती है -1, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये आ गया मेरा स्लोप, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1। तो ध्यान से देखो, और इधर की तरफ वैल्यूज क्या आएंगी? छोटी आएंगी। क्या आएंगी? छोटी आएंगी। तुम लोग मैंने मान लिया 135 की जगह मैंने 120 पे सॉल्व कर दिया। किस पे सॉल्व कर दिया? 120 डिग्री पे, तो माइनस में 1.75 आता है। क्या आता है? माइनस में 1.75। तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए जरा? अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, स्लोप का क्या ले लूं? मैग्नीट्यूड ले लूं, तो हो जाएगा प्लस में 1.75। इधर में जैसे जैसे वैल्यूज में चेंजेस ला रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि क्यों मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं सर? एफ इंटरनल नेगेटिव ऑफ द स्लोप होता है, एफ इंटरनल नेगेटिव ऑफ द स्लोप, नेगेटिव साइन डायरेक्शन के रिगार्डिंग, नेगेटिव साइन डायरेक्शन के रिगार्डिंग। इंटरनल एनर्जी मत बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी हाई, स्लोप बढ़ा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ा तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई यानी इंटरनल फोर्सेस भी क्या होनी चाहिए भाई? बढ़ के लगने चाहिए। यानी बाहर से लगा हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? तगड़ा। मैंने क्या बोला? जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू होती है, उसका अपोज करने के लिए बॉडी के अंदर अंदर इंटरनल फोर्सेस आ जाते हैं, वही फोर्सेस रीस्टोरिंग फोर्सेस होते हैं, और इनकी दिशा लगाए हुए विरूपक डिफॉर्मिंग फोर्सेस के दिशा के अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। ये सारी बातें याद रहेंगी। अब देखो ना, इधर आप बॉडी को खींच रहे हैं, आप खींचते जा रहे हैं, ग्राफ एकदम तगड़ा बन रहा है। आगे जाकर के देखो, tan थीटा की वैल्यू और छोटे होती जा रही है, थीटा की वैल्यू घट रही है तो tan थीटा भी घट रहा है, तो tan थीटा का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? घटेगा। tan थीटा का मैग्नीट्यूड बस, यानी आप खींचने में तो आसान लग रहा है, लेकिन आपने जब कंप्रेस करना शुरू कर, सर कंप्रेशन किधर है? पी के इधर गए, पी के, अच्छा देखो ना, मैं इधर जा रहा हूं या इधर जा रहा हूं, बॉडी में क्या हो जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी देख बढ़ जा रही है, देख रहा है?
मैं दोनों जगह, मैं पॉइंट पी के इधर खींचूं या इधर दबाऊं, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। और हमको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और मिनिमम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस, जो रेजिस्टिव नेचर के होते हैं। और यही सब खेल खेलते खेलते क्या पैदा हो गया, इलास्टिसिटी। क्या पैदा हो गया, इलास्टिसिटी। याद रहेगा, पक्का, श्योर। लिखना शुरू करें, ये सारा लिखोगे, चलो लिखो 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 लिखो। नीचे क्या करना है, थोड़ा छोटा ही कर लेते, दिख रहा है कि नहीं। ये सब तो लिख लेना, ठीक ना, ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो लिख ले इलास्टिसिटी क्या है, या फिर ऐसे लिखो, टिल नाउ वायरस एंड थर्ड प्रोटोकॉल, टिल नाउ वी वर स्टडीइंग, या टिल नाउ आवर स्टडी वाज फोकस्ड, टिल नाउ आवर स्टडी वाज फोकस्ड on rigid bodies, where due to the application of external forces, 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 we were interested in motion of the body, motion of the body, we were interested in motion of the body, not on their configuration, not on their configuration। 10th वाले नहीं आए सब यार अभी तक। not on their configuration, since all the bodies were considered rigid, since all the bodies were considered rigid, all the bodies were considered rigid। now in this chapter, yeah, in this section, now in this section, our studies focused on the property of the body, focused on the property of the body and their configuration, and their configuration, and their configuration, and their configuration on the application of external forces, on the application of external forces, external forces। हो गया, फुल स्टॉप, पैरा चेंज करके लिखेगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर, under the effect of force, pressure and motion of the body, under the effect of force, pressure and motion of the bodies, and motion of the bodies are classified broadly into three categories। bodies are classified broadly, bodies are classified broadly, broadly का मतलब ऊपर ऊपर वाले लेवल में, ठीक ना, broadly बोलना सही रहेगा, चलो ऊपर ऊपर बटा हुआ ऐसा समझना। बॉडीज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, इनटू थ्री बेसिक कैटेगरीज। पहला रिजिड बॉडी, दूसरा इलास्टिक बॉडीज, और तीसरा प्लास्टिक बॉडीज, रिजिड बॉडी क्या है, एक बार फिर सुन लीजिए, ऐसी बॉडीज जिनके किसी भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की दूरी, उनका कॉन्फ़िगरेशन फोर्स लगने के दौरान, प्रेशर के अंडर में और मोशन के दौरान कभी भी न बदले, ऐसी बॉडीज को क्या बोलूंगा, रिजिड बॉडीज, ठीक ना। ऐसी बॉडीज जो फोर्सेस लगाने पे जिनका शेप साइज तो बदल जाए, ठीक ना, लेकिन जब उन एक्सटर्नल फोर्सेस को मैं हटा दूं, उन डिफॉर्मिंग फोर्सेस को मैं हटा दूं, तो वापस अपने शेप साइज वॉल्यूम को, ओरिजिनल शेप को क्या कर ले, रीगेन कर ले, उनको क्या बोले, इलास्टिक बॉडीज। ऐसी बॉडीज जिनको पे ऊपर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाया और वो परमानेंटली क्या हो गए, डिफॉर्म, उनको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडीज, ठीक ना। तो डेफिनेशन लिखवा दें कि लिख लेंगे अपने मन से, लिख लोगे ना, हिंदी में ही लिख लोगे, चलो मैं भेज भी दूंगा, ठीक ना। चलिए तो अगला हेडिंग हमारी है डिफॉर्मिंग फोर्स। इलास्टिसिटी लिख ले पहले, इलास्टिसिटी देखो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और बॉडी, या ऑफ अ बॉडी भी लिख सकता है, इट इज द
property of a material of a body. It is the property of a material of a body by virtue of which of a body by virtue of which by virtue of which virtue by virtue of which the body opposes any change the body opposes any change in its state of rest in its state rest नहीं क्या ही बोल रहे हैं in its state any change in its state state भी लिखना नहीं सही रहेगा लिखो opposes any change in its shape size volume और configuration state मत लिखिएगा state वो उसमें लगता है ना न्यूटन भैया के लॉ में साइज वॉल्यूम ये चल रहा है कि बंद हो गया भाई चल रहा है क्या लिखा था साइज वॉल्यूम और कॉन्फ़िगरेशन when deforming forces are applied to it when deforming forces are applied to it when deforming forces are applied to it and regains its original configuration when deforming forces are removed original configuration and regains its original configuration when deforming forces are removed full stop अब हेडिंग जमा लीजिए deforming forces क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्सेस यह वो वाला फोर्स है जो बॉडी के ऊपर जब लगाया जाता है तो बॉडी के शेप साइज कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाए चेंज आ जाए ज्यादा अच्छा बोलिए विरूपक बल जो आपके रूप में क्या कर दे बदलाव ला दे ठीक ना विकृति ला दे ठीक ना विरूपित कर दे हिंदी में ज्यादा आसान लगता है ये ठीक ना तो लिखना इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स which is responsible for the change in for bringing the change in shape size mass and volume of the body mass मत लिखिएगा shape size volume और configuration of the body हो गया चलिए अगला हेडिंग जमाइए रीस्टोरिंग फोर्सेस हमको भी ये लग रहा है देखो रीस्टोरिंग फोर्स में लिखना when deforming forces act on the body then at the very moment molecules of the body experiences an internal reactional force का मतलब समझ रहे हो ना रिएक्शनल शब्द यूज किया जा रहा है वो न्यूटन भैया के लॉ को ध्यान में रखते हुए रीस्टोरिंग फोर्स की दिशा डिफॉर्मिंग फोर्स के क्या होगी अपोजिट ठीक ना और मैक्सिमम केसेस में ध्यान से समझिएगा मैक्सिमम केसेस में एफ एक्सटर्नल या एफ डिफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग फोर्स दोनों की वैल्यू क्या मानते हैं हम लोग सेम क्या लेते हैं सेम ठीक ना तो लिखना लेकिन हमेशा ये हो ये बात सत्य नहीं है ठीक ना हो सकता है कि आपका डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा हो और रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो कम हो ठीक ना तो हमेशा के लिए वो बात सत्य नहीं है तो कब सत्य है कब एफ एक्सटर्नल और एफ रीस्टोरिंग बराबर होंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में साम्य अवस्था में किसमें साम्य अवस्था में ठीक ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में ठीक वैसे जितना हम लोग करेंगे उसमें बराबर ही रहेगा तो उसके लिए निश्चित रहना एफ एक्सटर्नल बराबर एफ रीस्टोरिंग या एफ इंटरनल लेकिन अंतर याद रखिएगा ठीक ना दिशा क्या होती है दोनों की अपोजिट इसीलिए क्या लिखा रिएक्शनल फोर्स नाम दिया कैसा नाम दिया इंटरनल रिएक्शनल फोर्स कहां तक लिख लिया था अच्छा यहीं तक लिखा था which opposes कॉमा देकर के लिखेगा which opposes the deforming forces within the body deforming forces within the body and tend to bring the body in its original initial state
इन इट्स ओरिजिनल इनिशियल स्टेट। हो गया, हो गया, लिखो इट इज एन, या लिखो वी कैन से रीस्टोरिंग forces are the internal resistance against the deforming forces produced in the substance या applied on the substance। हो गया, चलो अगला लिखिएगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन या एट इक्विलिब्रियम स्टेट। नहीं पॉइंट है रीस्टोरिंग फोर्सेस का। एट इक्विलिब्रियम ये वाली जो कंडीशन थी ग्राफ में, ये वाली याद कर, आर नॉट को नाम दिए थे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है, याद आ रहा है? तो लिखो एट इक्विलिब्रियम स्टेट द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस और रेजिस्ट क्या बोलते थे, तो रीस्टोरिंग फोर्सेस, द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस हैव देयर मैग्नीट्यूड को चटक लिखिएगा, हैव देयर मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ deforming forces, हो गया, सभी ने लिख लिया। अब एक क्वेश्चन लिखिए, आखिर कोई बॉडी, हाँ वो बोर्ड पे का ये सब ग्राफ सभी ना लिख पाएगा, आखिर कोई प्रश्न लिख, आखिर कोई बॉडी, हाँ सब किसमें, आखिर कोई बॉडी अपने शेप साइज मास मेरे मुंह से बार बार निकल जा रहा है, शेप, तुम लोग मास मत लिखना भाई, ठीक ना, शेप साइज वॉल्यूम लेंथ को रीगेन क्यों करना चाहती है, तब उसका कारण क्या लिखेंगे, हिंदी में मैं ऊपर लिखवा दे रहा हूं, उसके बाद बोर्ड पे की सारी बातों को अच्छे से लिख लीजिएगा। तो लिखेगा टू अटेन स्टेबिलिटी, आंसर लिख, टू अटेन ATTAIN, टू अटेन स्टेबिलिटी, हो गया, और टू स्टे इन इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टे इन OR है गधा, ARE नहीं OR, और टू स्टे इन इक्विलिब्रियम स्टेट, हो गया, पूरा हिंदी में लिखवा दें इसको, लिखो जैसे ही डीफॉर्मिंग फोर्सेस, अच्छा रुको और नीचे लिखना एट इक्विलिब्रियम स्टेट और फॉर स्टेबिलिटी, एट मत लिखो, फॉर स्टेबिलिटी potential energy of the body should be minimum, for stability potential energy of the body should be minimum। अब वो देसी एग्जांपल लिख लोगे ना अपने मन से, दादाजी वाला, बच्चे वाला, कटोरा वाला, बोलो yes, अरे बोल, ठीक ना। चलो एक और एग्जांपल लिया जाता है कि मान लीजिए एक झरना है, ठीक ना, तो झरने के टॉप पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक, और पानी का फ्लो है उसमें, ठीक ना, तो उस दौरान पहाड़ है मान ले, उस दौरान उसकी पोटेंशियल एनर्जी और नीचे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, कहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, पहाड़ पे होगी, लेकिन स्टेबल कहां पे रहेगा वो, नीचे, तो पोटेंशियल एनर्जी जब कहां पे है, मिनिमम है, तब वो क्या है, स्टेबल। 3 एग्जांपल याद रहेंगे सभी को, ठीक ना। तो ये देसी एग्जांपल लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, घर पे लिख लीजिए, कटोरी वाला, दादाजी बच्चे वाला और पहाड़ वाला याद रहेगा, झरना वाला, तो उसके लिए जगह छोड़ करके लिख लेना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, आदमी जनरली यही पैदा कर लेता है दिमाग में ना, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो खूब ज्यादा मोशन, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो खूब ज्यादा स्टेबिलिटी, उल्टा चलता है कॉन्सेप्ट, ठीक ना। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो स्टेबिलिटी मिनिमम, आपके अंदर जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा आप उतने ज्यादा बेचैन रहेंगे, आपके अंदर जितना ज्यादा पोटेंशियल रहेगा तुम उतना ज्यादा कमाना चाहोगे, तो उतना ज्यादा मेहनत करना चाहोगे, तो उतना ज्यादा अनस्टेबल रहोगे, ठीक ना। दादाजी लोग पूरा मेहनत, पूरा पोटेंशियल खर्चा कर दिए, खूब रुपए इकट्ठा कर दिए हैं, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है उन लोगों की, ठीक ना, सारा हो गया ये। तो एक ऐसा एक सिस्टम से ऐसे भी समझाया जा सकता है, हाँ, इसको पकड़ करके खींचोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इनकी क्या होगी, बढ़ेगी, तो फिर छोड़ेगा तो सारे के सारे वापस क्या करना चाहते हैं। इसके बारे में ना एनसीईआरटी में आई थिंक गिवन है, या एसएल अरोरा किसी एक बुक में दिया, मुझे भूल गया, आई थिंक एसएल अरोरा में गिवन है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ठीक ना। जो बातें हिंदी में लिखवाई है ना, उन्हीं बातों को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। तो ये सारा बना ले अब जल्दी से,